हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। दैट इज़ एक तो प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल्स और दूसरा मियोसिस एंड माइटोसिस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन सी होती हैं और यूकैरियोटिक सेल्स कौन सी होती हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि न्यूक्लियस क्या होता है। तो न्यूक्लियस के ही बेसिस पर हम सेल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली प्रोकैरियोटिक सेल्स, पहला प्रोकैरियोटिक सेल्स, दूसरा यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन सी होती हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स बहुत ही प्रिमिटिव टाइप की सेल्स थी, प्रिमिटिव टाइप की सेल्स होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियस है, उनका जो सेल के अंदर का जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड नहीं होता, और जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनका जो न्यूक्लियस होता है वो काफ़ी वेल डिफाइन होता है। यहाँ पे वेल डिफाइन न्यूक्लियस से क्या मतलब है? वेल डिफाइन न्यूक्लियस का मतलब है कि एक न्यूक्लियस वेल डिफाइंड कब होगा? जब उसके चारों तरफ जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, उसका जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड होगा। तो ऐसे न्यूक्लियस को हम बोलते हैं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। लेकिन प्रोकैरियोटिक में क्या है? प्रोकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब कि इनके न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, और इनका जो न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे ही पड़ा रहता है, कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसमें नहीं होता। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अगर साइज़ की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं वो यूकैरियोटिक सेल से जनरली स्मॉल होती हैं, जैसे कि 1 माइक्रोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर्स तक, और जबकि यूकैरियोटिक कितनी होती है? 5 से लेकर के 100 माइक्रोमीटर्स तक। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें न्यूक्लियोलस नहीं होता। न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर ही एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होता, जो कि प्रोटीन और आरएनए से रिच होती है, उसमें प्रोटीन और आरएनए का कंटेंट ज़्यादा होता है। तो ऐसी कोई स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियोलस जो है वो प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई भी सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होती। सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं? सेल ऑर्गेनेलीज कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं, और ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो है वो कुछ स्पेसिफिक काम को परफॉर्म करती हैं, कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। तो ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होती, एक्सेप्ट राइबोसोम। राइबोसोम भी एक सेल ऑर्गेनेली है, सिर्फ राइबोसोम ही प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, बाकी कोई भी सेल ऑर्गेनेलीज प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती। और जबकि सारी की सारी जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट डिफरेंस हम देखते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम होते हैं, और यूकैरियोटिक में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो मोर देन 1 होते हैं। तो क्रोमोसोम्स क्या है? क्रोमोसोम जो है वो डीएनए से ही बने होते हैं। डीएनए की काफ़ी कंडेंस फॉर्म ही क्रोमोसोम्स होती है। तो क्रोमोसोम जो है वो सिंगल होगा प्रोकैरियोटिक में और मोर देन 1 होगा यूकैरियोटिक सेल्स में। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो डिवाइड कैसे करती हैं? तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो या तो फिजन से या फिर बडिंग से वो सेल डिवाइड करती है। फिजन का मतलब क्या होता है कि एक सेल का अपने आप ही दो सेल्स में, एक सेल का टूट करके दो अलग अलग सेल्स में उनका फॉर्मेशन हो जाना। जैसे कि यहाँ पे एक सेल है, यही अपने आप में टूट गई और इसका जो कंटेंट था वो आप पूरा डिवाइड हो गया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो ये एक सेल बन गई और ये एक सेल बन गई। ये होता है फिजन। फिजन माने ब्रेक डाउन। तो एक सेल का ब्रेक डाउन होकर के दो सेल्स बन जाना फिजन होता है। बडिंग क्या होता है कि कोई भी एक सेल है उसके एक चारों तरफ एक छोटी सी आउटग्रोथ डेवलप हो जाती है, एक बड डेवलप हो जाती है, और वही जब ग्रो करने लगती है और जब एक टाइम पे वो काफ़ी फुली ग्रो हो जाती है तो वो पेरेंट बॉडी से डिटैच्ड हो जाती है, अलग हो जाती है, और एक नया इंडिविजुअल, नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में डिवीजन कैसे होता है? या तो फिजन से होगा या फिर बडिंग से होगा। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट होता है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स की जो फोटोसिंथेटिक सेल्स होती हैं, फोटोसिंथेटिक सेल्स मतलब वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो कि सनलाइट की मदद से अपना खाना खुद बनाते हैं, जिसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म है जिनमें फोटोसिंथेसिस होती है, तो फोटोसिंथेसिस जो है वो एक पिगमेंट के द्वारा पॉसिबल हो पाती है, जो है क्लोरोफिल पिगमेंट। तो जो प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक में जो क्लोरोफिल होता है वो किससे एसोसिएटेड होता है? मेम्ब्रेनस वेसाइकिल से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन यूकैरियोटिक में इसको एक अलग से सेल ऑर्गेनेली प्रोवाइडेड होता है, प्लास्टिड, जिसमें कि क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट होता है। कुछ एग्जाम्पल जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स के वो होते हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। और यूकैरियोटिक्स में कौन कौन आ जाते हैं? प्रोटिस्टा, फंजाई,
प्लांट्स और एनिमल्स। तो ये हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन सी होती है, यूकैरियोटिक सेल्स कौन सी होती है। मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस इनमें क्या है, न्यूक्लियस, कि एक का न्यूक्लियस जो है वो वेल डिफाइंड है, काफ़ी अच्छे से फॉर्म्ड है, जो कि यूकैरियोटिक है। और प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन सी होती हैं, जिनका जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड नहीं होता, कोई मेम्ब्रेनस प्रेजेंट नहीं होती, और वो ऐसे ही जो सेल है उसके अंदर ऐसे ही रहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें डिवीजन कैसे होता है। यूकैरियोटिक सेल्स में जो टर्म हम यहाँ पे देखते हैं, एक है माइटोसिस और दूसरा है मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस वो दो तरीके हैं जिनसे कि यूकैरियोटिक सेल जो है वो डिवाइड करती हैं। डिवाइड करने का मतलब कि सेल जो है वो आपस में मल्टीप्लाई करती हैं, अपने नंबर को बढ़ाती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरीके हैं जिनसे सेल अपने नंबर्स को बढ़ा सकती है, एक है माइटोसिस और दूसरा है मियोसिस। तो सबसे पहले हम देखते हैं माइटोसिस क्या होता है, फिर हम देखते हैं कि मियोसिस क्या होता है। माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस होता है कि जिसमें कि जो सेल है, एक सेल जो है वो जब आपस में फॉर्म होती है तो वो दो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स बना लेती है। यहाँ पे आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स का क्या मतलब है, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स वो स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी लगती है। जैसे अगर मैं एक पेपर ऑफ एक मेरे पास शीट है, अगर मैं उसकी फ़ोटोकॉपी करा दूँ, ज़ीरॉक्स कराऊँ, तो जो उसकी फ़ोटोकॉपीज़ होंगी वो भी उसकी बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होगी, कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो ऐसे ही जो माइटोसिस होती है उसमें जो सेल डिवाइड करती है वो एग्जैक्ट सेम होती है, यानी जेनेटिकली आइडेंटिकल होती है। हम पहचान नहीं सकते कि एक सेल दूसरी सेल से कैसे अलग है। और इनमें जो इनका जो प्लॉइडी लेवल होता है, प्लॉइडी का मतलब होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं, जो हमने न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो उनका जो पैटर्न है वो कैसा है। अगर क्रोमोसोम्स जो है वो सिंगल प्रेजेंट होते हैं, इन केस कोई एक सेल है उसमें जो क्रोमोसोम्स है वो सिंगल प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये जो सेल है ये n नंबर ऑफ, इसकी जो प्लॉइडी है वो n है, यानी इसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट है, सिंगल अरेंज्ड है। अगर कोई एक सेल जो है उसमें जो क्रोमोसोम्स है वो पेयर में फॉर्म हो, जैसे कि ह्यूमन बॉडी, तो उस केस में जो इसका प्लॉइडी लेवल हो जाएगा वो हो जाएगा 2n। तो यानी जो सेल है वो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की फॉर्म में अरेंज्ड है, यानी पेयर में अरेंज्ड है। तो ह्यूमन बॉडी की बात करें तो जो सेल होती है वो 2n नंबर ऑफ सेल्स होती हैं जनरली। तो 2n नंबर ऑफ सेल्स में जो प्लॉइडी है, जब ये सेल जो है वो डिवाइड करेगी, क्योंकि ये आइडेंटिकल है, तो अगर ये 2n है तो ये भी 2n होगा, ये भी 2n होगा। यानी कि अगर इसमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं तो इसमें भी 23 पेयर होंगे और इसमें भी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। तो ऐसा तरीका जिसमें कि सेल जो है वो बिल्कुल आइडेंटिकल सेल्स फॉर्म करती है, ऐसे जो प्रोसेस है डिवीज़न की, उसको हम बोलते हैं माइटोसिस। दूसरा डिवीज़न आता है मियोसिस। क्या होता है, मियोसिस भी सेम है कि इसमें भी सेल जो है वो डिवाइड करेगी, लेकिन इसमें जो सेल्स है वो जेनेटिकली यूनिक रहेंगी, आइडेंटिकल नहीं रहेंगी, बिल्कुल फोटोकॉपी नहीं होंगी, लेकिन अपने आप में ही अलग अलग सिमिलर होंगी, लेकिन एट द सेम टाइम उनमें डिफरेंस भी प्रेजेंट होगा। और इसमें क्योंकि ये जेनेटिकली यूनिक है तो इसमें जो होता है, जो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो अरेंज थे, जो क्रोमोसोम्स पेयर में फॉर्म थे, जब सेल्स में डिवाइड होगी तो जो इनकी प्रोजेनी है उनमें सिर्फ n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे, यानी कि पेयर में नहीं होंगे, सिर्फ सिंगल अरेंज होंगे। तो यानी अगर मैं कहूँ इसमें अगर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, अगर 46 क्रोमोसोम्स हैं, 23 पेयर में हैं, तो इसमें सिर्फ कितने होंगे, 23 एंड 23। तो इनमें सब में 23 होगी। तो यानी इसकी प्लॉइडी क्या है, ये हैप्लॉइड सेल्स होती हैं और ये जो है वो डिप्लॉइड सेल्स होते हैं। डिप्लॉइड मतलब डबल। तो इनका जो प्लॉइडी लेवल है वो 2n होता है, इसलिए ऐसी सेल्स डिप्लॉइड होती हैं। इनका जो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, n प्लॉइडी लेवल होता है, इसलिए हम इन्हें हैप्लॉइड बोलते हैं। मतलब हाफ जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो गए, इसलिए हम इन्हें हैप्लॉइड सेल्स बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि माइटोसिस कौन सी सेल्स में होती हैं। माइटोसिस जो है वो हमारी बॉडी में सारी सोमेटिक सेल्स में होती हैं। सोमेटिक सेल्स मतलब जितनी भी ऑल टुगेदर सेल्स हो गई, जैसे हाथ की स्किन सेल्स हो गई, ऑर्गन्स की सेल हो गई, ये सारी जितनी भी सेल्स होती हैं ये सोमेटिक सेल्स होती हैं। लेकिन जो मियोसिस है वो सिर्फ जर्म सेल्स में होती है। जर्म सेल्स कौन सी होती हैं, जर्म सेल जो है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं। रिप्रोडक्शन में जो सेल्स डिवाइड करती हैं उनको हम जर्म सेल्स बोलते हैं। तो मियोसिस सिर्फ जर्म सेल्स में होता है और माइटोसिस में जेनेटिकली आइडेंटिकल फॉर्म होते हैं और इसमें जो है वो जेनेटिकली यूनिक फॉर्म होते हैं। इसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्यों आए,
आप सोच सकते होंगे कि इसमें भी अगर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते तो क्या दिक्कत थी। देखिए इसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसलिए हैं क्योंकि ये जर्म सेल्स हैं, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं जो कि रिप्रोडक्शन में मदद करती हैं। तो जब कोई भी ऑर्गेनिज्म है, सपोज ये मेल बॉडी है और ये फीमेल बॉडी है, ठीक है, जब रिप्रोडक्शन होता है, जब प्रोजेनी फॉर्म होती है, तो इसमें से भी एक सेल आती है, एक जर्म सेल्स आएगी और इसमें से भी एक जर्म सेल्स आएगी। तो सपोज अगर ये यहाँ पे 2n नंबर था और ये यहाँ पे 2n नंबर था, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 2n और 2n हो गया, यहाँ पे माइटोसिस हो गया, अगर 2n नंबर ऑफ सेल्स इसमें भी हैं, 2n नंबर ऑफ सेल्स इसमें भी हैं, जब रिप्रोडक्शन होगा, जब ये इस दोनों सेल जो है वो कंबाइन होगी, तब जो सेल होगी तो उसमें सोचिए प्लॉइडी लेवल कितना हो जाएगा, उसमें 4n हो जाएगा। 2n इससे आया, 2n इससे आया, 2n इससे आया, तो कंबाइन होके 4n हो गया। तो यानी यहाँ पे प्लॉइडी लेवल जो है वो डिस्टर्ब्ड हो गया। क्यों? क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, उसमें जो है 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे 43 पेयर थे, यहाँ पे 43 पेयर थे, अब यहाँ पे 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए। तो ये ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करेगा। तो इसलिए चाहिए कि इसमें हाफ हो और इसमें भी हाफ हो, ताकि जब रिप्रोडक्शन हो, जब ये कंबाइन हो, तो ये जो है ये दोनों 2n फॉर्म हो जाए और फिर से जो प्लॉइडी लेवल है वो फिर से रीस्टोर हो जाए। तो यानी जो पेरेंट का 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम था, अभी वही बच्चे का भी हो गया, वही उनकी प्रोजेनी का भी हो गया। तो इसलिए जर्म सेल जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं उनमें मियोसिस होता है, और जो माइटोसिस सेल्स होती हैं वो आइडेंटिकल होती हैं। और उनमें जैसे हमारी स्किन सेल्स हैं, स्किन सेल हमारी सारी सेम दिखती है, कोई स्किन सेल में डिफरेंस नहीं है। अगर सपोज स्किन सेल ही डिफरेंट मियोसिस होने लगा और इसमें डिफरेंस आता है, अगर मियोसिस में स्किन सेल्स डिफरेंट होने लगी तो हमारी स्किन का कलर तो फिर हर बार चेंज होता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे बालों का कलर, हमारे स्किन का कलर हमेशा सेम रहता है। तो जहाँ पे आइडेंटिकल स्ट्रक्चर चाहिए, आइडेंटिकल सेल चाहिए, वहाँ पे हम माइटोसिस करते हैं, वहाँ पे सेल्स माइटोसिस करती है। और जहाँ पे हमें वेरिएशन चाहिए, जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके भाई बहन ही दिखते सेम है लेकिन फिर भी उनमें डिफरेंस है, तो वो किसकी वजह से होता है? वो मियोसिस की वजह से होता है, क्योंकि जर्म सेल्स में मियोसिस होता है। और मियोसिस किस लिए होता है? ताकि जो इनका प्लॉइडी लेवल है वो मेंटेन रहे। तो हमने देखा कि मियोसिस क्या होता है और माइटोसिस क्या होता है। माइटोसिस कब होगा? माइटोसिस जो है ये थ्रू आउट द लाइफ होता है हमारी बॉडी में। जब भी सेल्स को रिपेयर होना है, कोई सेल डैमेज हो गई, उसको फिर से रिपेयर होना है, तो उस केस में माइटोसिस हमेशा थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है। लेकिन मियोसिस कब होता है? मियोसिस जो है वो ह्यूमन बॉडी में एक पर्टिकुलर टाइम पर होता है, रिप्रोडक्टिव स्टेज के टाइम पे होता है। तो हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स कौन सी होती हैं और मियोसिस एंड माइटोसिस क्या होता है।